तारीख में एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल कंट्रीज हैं का एक कॉमन फ्रेंड जो कि है रशिया। चाइना की कोशिश हमेशा से अपने नेबर कंट्री और राइवल कंट्रीज के ऊपर मिलिट्री टैक्टिक्स के माध्यम से प्रेशर बनाने की रही है। चाइना वांट टू सी इट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड्स टू पॉपुलस कंट्री दोस्ती की बुनियाद पर अपने संबंधों की शुरुआत करते हैं। भाई भाई के नाम पर एक धोखा देता है और निकल जाता है कम्युनिज्म के रास्ते अपने वर्ल्ड पावर बनने के मंसूबे के साथ। ये दोनों आज की तारीख में एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल कंट्रीज हैं और इनकी राइवलरी हर फील्ड में है, और जिसे और ज़्यादा घातक बनाता है इनके बीच का दशकों पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया एंड चाइना, इनमें बहुत कुछ कॉमन है और बहुत कुछ अलग भी है। अगर हम कॉमन की बात करें तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन है इनका एक कॉमन फ्रेंड जो कि है रशिया। फॉर्मर यूएसएसआर के ज़माने से ही इस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप ने तीनों ही देशों की जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित किया है। इनफैक्ट रशिया के यूक्रेन पर इन्वेजन के बाद ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डायनामिक हो गया है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के दौरान दोनों ही राष्ट्रों यानी कि चाइना और इंडिया ने अपने ऑफिशियल स्टैंड में एक न्यूट्रल अप्रोच को अपनाया और कहीं से भी वो रशिया के खिलाफ नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन साथ ही साथ इन दोनों राष्ट्रों ने डिस्काउंटेड रेट पर अपनी एनर्जी इंपोर्ट को रशिया की तरफ डाइवर्ट किया, और एक तरीके से ये कहा जाता है कि इन दोनों राष्ट्रों ने मिलकर रशिया को एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बेल आउट पैकेज दिया, जिसकी कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा बड़ी ही कड़ी आलोचना की गई। लेकिन इसमें अहम चीज़ दो ध्यान रखने वाली ये है कि भारत की तुलना में चाइना ने इस बेल आउट पैकेज में एक बड़ी अहम हिस्सेदारी उठाई थी, और रशिया जो इस क्राइसिस का सामना कर पाया है उसमें चीन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी रोल की वजह से रशिया और चाइना की दोस्ती एक लिमिटलेस बाउंड्री तक पहुंच गई है। ट्रेड बिटवीन चाइना एंड रशिया रीच्ड टू अ रिकॉर्ड $240 बिलियन इन 2023, और यूक्रेन पर इन्वेजन के बाद चाइना और रशिया के बीच तकरीबन 64% का ट्रेड बढ़ा है, और दोनों में ही काफ़ी ट्रेड बैलेंस है, और तकरीबन 90% व्यापार उनकी खुद की करेंसी में ही हो रहा है। अब सिमिलरली इंडिया और रशिया के ट्रेड की बात करें तो ये भी इस समय अवधि में दुगना होकर तकरीबन $65 बिलियन तक 2023 में पहुंच चुका है। यदि हम ट्रेड की बात करें तो इंडिया और रशिया के बीच जो ट्रेड है वो रशिया के फेवर में है, और इंडिया एक तरीके से एक नेट इंपोर्टर है। मेन जो कमोडिटी इंडिया रशिया से अब इंपोर्ट कर रहा है वो है ऑयल, और इस ऑयल का भुगतान इंडिया रुपए में रशिया को कर रहा है। और ये भी सच है कि आज की तारीख में युआन की तुलना में रुपए की डिमांड काफ़ी कम है, और इसी कारण रशियन बैंक्स के पास रुपयों का काफ़ी बड़ा रिजर्व हो गया था, और यही कारण था कि रशिया और इंडिया के बीच में ट्रेड में कुछ बाधाएं 2023 में देखने को मिली थी। नाउ फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लेट्स मूव टू जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। इन तीनों के ही रिलेशन को हम एक सवाल से एग्जामिन कर सकते हैं, और ये सवाल है कि यदि इंडिया और चाइना के बीच फुल फोर्स वॉर होती है तो रशिया किसके साथ होगा? दिस इज नॉट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इट कैन इंडीड हैपन। इस सिचुएशन में रूस के सामने बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति होगी, और रूस की हर संभव कोशिश ये होगी कि उसके दोनों मित्र यानी कि भारत और चीन के बीच में किसी भी तरह का फुल फोर्स वॉर ना हो पाए। हर डिप्लोमेटिक प्रयास रशिया की तरफ से इस युद्ध को रोकने के लिए किया जाएगा, किंतु फिर भी यदि भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो रशिया का जो झुकाव है वो चीन की ओर होने की अधिक संभावना है। इसका कारण ये है कि ये दोनों ही राष्ट्र एक दूसरे के साथ 4200 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, और साथ ही साथ कई गैस पाइपलाइंस और ऑयल पाइपलाइन इन दोनों राष्ट्रों को जोड़ती है। और ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में अगर सोचा जाए तो रशिया के लिए चीन भारत के कंपेयर में इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर को और ध्यान रखना चाहिए कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चाइना के पास जहां एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहीं रशिया को अपने मॉडर्न वेपन्स के लिए इन सेमीकंडक्टर्स की आवश्यकता है, और इन सेमीकंडक्टर्स के लिए रशिया पूरी तरीके से धीरे धीरे चाइना पर निर्भर होता जा रहा है। इसीलिए भारत के कंपेयर में चीन
रशिया के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ चाइना इस ट्रायंगुलर रिलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी में एक कंफर्टेबल और कमांडिंग पोजीशन में है। चाइना इज़ नॉट दैट मच डिपेंडेंट ऑन रशिया और इवन नॉट ऑन इंडिया। चाइना को रशिया की ज़रूरत यूएस और वेस्टर्न ब्लॉक को बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा है। चाइना के एम्बिशियस BRI प्रोजेक्ट ने उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर दिया है और चाइना की स्ट्रेटजी लगातार अपने अपोनेंट्स पर मिलिट्री प्रेशर बनाकर रखने की है। अब चाहे ये प्रेशर इंडिया के ऊपर हो या ताइवान, जापान या साउथ चाइना सी में हो, चाइना की कोशिश हमेशा से अपने नेबर कंट्री और राइवल कंट्रीज के ऊपर मिलिट्री टैक्टिक्स के माध्यम से प्रेशर बनाने की रही है। चीन हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि वो एक ऐसे ब्लॉक को क्रिएट करे जो कि वेस्टर्न ब्लॉक के एक अल्टरनेट के रूप में उभर सके और एक फाइनेंशियल और मिलिट्री पावर की शक्ल ले सके। और इस अल्टरनेट को इकोनॉमिक रूप से सशक्त करने के लिए उसने अपने BRI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और ये BRI प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द ही इस तमाम वेस्टर्न विरोधी ब्लॉक को बुना जाएगा, ऐसी चाइना की स्ट्रेटजी है। और इस तरीके से चाइना वांट टू सी इट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। चाइना और रशिया दोनों ही ब्रिक्स कंट्री के संस्थापक देशों में हैं और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी लगातार वो इस एंटी वेस्टर्न ब्लॉक को एक शक्ल देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 5 नए नेशंस को शामिल किया गया, जिसमें शामिल है ईरान, सऊदी अरब, UAE, इथियोपिया और इजिप्ट। अब इन राष्ट्रों के शामिल होने से भारत इतना सहज नहीं है। इसका रीज़न ये है कि भारत इस ब्रिक्स को एक इमर्जिंग इकोनॉमीज के संगठन के रूप में देखता है और जहां तक अक्टूबर 2024 में होने वाले सम्मेलन में इस बात की संभावना भी है कि चीन और रशिया टर्की को भी ब्रिक्स में शामिल करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। अब इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि भारत और टर्की के बीच में संबंध उतने नॉर्मल नहीं है, सहज नहीं है, क्योंकि टर्की अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के मुद्दे को उछाल कर वो हमेशा से पाकिस्तान का साथ देता आया है और भारत विरोधी बातें करता नजर आ रहा है। इसी कारण ब्रिक्स में टर्की को शामिल करने को लेकर भारत उतना सहज नहीं है और साथ ही साथ भारत इस बात से भी नाखुश है कि ब्रिक्स को एक एंटी वेस्टर्न और एंटी US संगठन के रूप में एक तरीके से तैयार करने की जो कोशिश रशिया और चीन के द्वारा की जा रही है वो भारत के लिए एक दुविधापूर्ण स्थिति है और भारत इससे कतई खुश नहीं है।